कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री तो शिक्षक बनाते हैं, इस पे क्या कहते हैं? निश्चित तौर से हम शिक्षकों की जमात है और हमारे जमात से नीतीश बाबू डरते हैं। तो सर आप बोलते हैं नीतीश बाबू डरते हैं, फिर धरना पर भी बैठे हैं। दोहरी नीति कैसी आपकी? दोहरी नीति हमारी नहीं है, उनकी दोहरी नीति है। वे छलिया हैं, हम लोगों को छले हुए हैं। हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का वो काम कर रहे हैं। कौन करते हैं? कौन? सरकार कर रही है। बिहार सरकार। बिहार सरकार कर रही है, क्योंकि 2023 की जो नियमावली आई है, इसके पहले के जो हम शिक्षक हैं, क्या उनका सेवा काल 0 हो जाएगा? क्या यही उनकी मतलब कि इस तरह का मतलब कि उनका करारनामा होगा? 16 साल 17 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, क्या उनका अनुभव का कोई वैल्यू नहीं है? आप भी जानते होंगे कि विधायकों की टिकट किस आधार पर मिलती है, या तो उनके जमात के आधार पर मिलता है, या जो विधायक 2-3 बार चुनाव जीतते हैं उनको भी वे प्राथमिकता देते हैं। क्या यह बात है या नहीं? धरना पर सर क्यों बैठे हैं? धरना पर मैं इसलिए बैठा हूँ कि हम लोगों को भी सरकार राजकर्मी घोषित करे, क्योंकि आप जानते हैं कि अध्यापक नियमावली जो 2023 आई है, जो हम लोगों के विरोध में आई है। कैसे सर? इसलिए कि सरकार हम लोगों से परीक्षा लेना चाहती है। तो डर परीक्षा से किसको नहीं है? क्या हमको नहीं है कि सरकार को नहीं है? सरकार को भी तो परीक्षा देना पड़ता है ना। जब चुनाव जब आता है तो उनकी भी परीक्षा होती है। और हमारे नीतीश बाबू चुनाव से नहीं जीतते हैं, वो एमएलसी के माध्यम से जीतते हैं, वो बैकडोर से आते हैं। और हमारे सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है वो चुनाव से जीते हैं ज़रूर, लेकिन प्रभाव किनका है? वो अपने पिताजी के कारण वो चुनाव जीतते हैं, न कि अपने बदौलत वो जीतते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि नीतीश बाबू इसको संशोधन करें। अध्यापक नियमावली की जगह विधायक नियमावली भी लाएं 2024 का 25 का, जिसमें उनका भी परीक्षा हो, वो भी लीडर एलिजिबल टेस्ट आयोजित करें और उस टेस्ट में जो पास करे वही विधायक बने। सर आप लोग का जो बहाली हुई थी 2006 में, उसका क्या प्रक्रिया है? 2006 की जो बहाली नियमावली सरकार के द्वारा निकालित की गई, उस नियमावली में ये था कि आप ग्रेजुएशन अगर हैं और बीएड हैं और 55% अगर मार्क्स आपके पास है 50%, तो ऐसी स्थिति में आप आवेदन दें और उस सर्टिफिकेट के तहत पर ही हमारी बहाली की गई थी। बहाली कौन किए थे आपको? बहाली त्रिस्तरीय जो पंचायत का व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उस सरकार में लोकल बॉडीज़ के द्वारा हम लोगों की बहाली की गई थी। पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, और इस तरह का बहाली नगर निगम, नगर परिषद, इस तरह की जितने बॉडी हैं उस बॉडी के तहत हम लोगों की बहाली की गई थी। वेतन कितना था उस समय सर? वेतन 2006 में जो था 6000 मानदेय के तहत बहाली हुई थी। और सरकार के द्वारा ये कही गई थी कि बाहर के शिक्षकों को, दूसरे राज्यों के शिक्षकों को रोकने के लिए अपने राज्यों को ज़्यादा, जितने भी हमारे अभ्यर्थी है अपने ही राज्य के लोग ज़्यादा आएँ, इसके तहत हमने नियोजन की प्रक्रिया शुरू की है और बाद में हम इसके और बढ़ाते रहेंगे। उस समय सर आपको पीएफ वगैरह कटता था या नहीं सर? नहीं, 2006 में पीएफ की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पीएफ कब से कटने लगा? उसका भुगतान भी हमारा होता था ये क्या कहते हैं, चेक के द्वारा। उस समय वेतन का सर? हाँ, वेतन जो मिलता था 6000 का चेक मिलता था, उससे हमारा भुगतान होता। बाद में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और तो फिर ये व्यवस्था हुई कि नहीं, आप लोगों के अकाउंट खुलेगा और अकाउंट के तहत आपके व्यवस्था होगी। यानी कि वेतन का जो भुगतान करने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ा? वेतन का भुगतान के लिए लगातार हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा और उसके तहत किया गया। दूसरी बात है कि जो उसमें उस नियमावली में बहुत सारी खामियां थी। जिस तरह का स्पेशल महिलाओं को दी जाती है महीने में 2 दिन की छुट्टी, उस समय नियोजन में बहाल होने वाली हमारी शिक्षिका बहनों का कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोगों ने सरकार से लड़ाई लड़ी तो फिर वो माने कि नहीं, इनकी प्रकृति, जो पुराने हमारे शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं और नियोजित शिक्षिका, दोनों की प्रकृति तो आप बदल नहीं सकते हैं ना। जी जी। तो उनकी प्रकृति तो एक ही है, तो वो उनका मिलेगा और इनको नहीं, तो फिर सरकार मानी और उन्हें भी 2 दिन का स्पेशल छुट्टी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। पीएफ सर कब से कट रहा है? सर पीएफ कटने की उसमें स्थिति है कि जो पीएफ हमारा कटना चाहिए
उस कटने में जो बेसिकली होता क्या है कि आम सरकार में जो नियुक्त कर्मी होते हैं उनका जो वेतन संरचना है उस वेतन संरचना बेसिक पे उनका पीएफ कटता है जी। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर मात्र एक निर्धारित कर दिया कि 15,000 पर ही आपका पीएफ कटेगा। आपका बेसिक अगर 30 भी है 35 भी है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम आपको 15,000 पर ही पीएफ देंगे। तो इससे तो हम लोगों को अपमानित करना हुआ ना। जी जी जी। ये लोकल बॉडीज़ के द्वारा देखते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर कोई संस्था, किसी संस्था में लोग रजिस्टर्ड संस्था में कार्य करते हैं तो उनका भी उनके वेतन के संरचना के अनुसार पीएफ कटता है। और जो कर्मचारी अपना पीएफ कटवाना चाहते हैं ज़्यादा, उनका उतना भी कटता है। बिल्कुल। हमारे साथ ये मजबूरी ये है कि नहीं, आपको 15,000 पर ही आपको पीएफ उसके जो परसेंटेज होता है उसको कटेगा, अन्यथा आप ज़्यादा आप देना चाहते हैं तो उसके भी नहीं कटने की व्यवस्था नहीं रहेगी। बिहार सरकार में कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था बिहार सरकार में नहीं है। आज तक हमारे वही 15,000 पर कट रहा है, जब हमारा बेसिक 30,000 के करीब पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी 15,000 पर भी हमारा ये पीएफ की कटौती हो रही है। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर जितेंद्र कुमार। आप किस पद पे हैं? जिला सचिव पटना। गर्दनी बाग धरना से हम लोग को हटाया गया इसलिए कि हमारी जो आंदोलन था वह काफ़ी अच्छा हो रहा था और हमारे आंदोलन से सरकार डर गई थी और हमारा हनन कर रही थी। और हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का हनन करके यहाँ हमको भेज दिया है। हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार सरकार हमसे डर गई है। जब बिहार सरकार आपसे डर जाती तो फिर ये धरना देने की क्या ज़रूरत है? बिहार सरकार डर गई थी इसलिए कि हमारा संख्या दिन दिन बढ़ रहा था। और चूंकि गर्दनी बाग ऐसा प्लेस है, ऐसा धरना स्थल है जहां समाज के हर तबके के लोग देखते हैं। सरकार को हम शिक्षकों की योग्यता पर जो प्रश्न है, क्योंकि हम 17 लाख बच्चों को प्रत्येक साल पढ़ाते हैं और वो बच्चे ही हमारे आज टॉप कर रहे हैं, इसलिए हम पब्लिकों में बहुत अच्छे स्थिति में थे। और उनका जो मान था, सरकार का जो अभिमान है उसको टूट न जाए, इसलिए वो वहाँ से हमको हटाना चाहे और घर में बंद करना चाहती हैं। तो क्या बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बिहार सरकार से हम सिर्फ मांग करना चाहते हैं कि हम शिक्षक 17 साल से लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। आप पता कर लें कि आज के डेट में जितने भी स्कूल हैं बिहार के, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, जितने भी स्कूल हैं उसका 80% स्कूल का जो संचालन है वो हमारे नियोजित शिक्षक ही कर रहे हैं। हम 80% का जब संचालन कर रहे हैं और इसी 80% के बदौलत पर आज 90% और 99% आप नंबर ला रहे हैं और सारी उसके लिए हम योग्य हैं। और जब हमको राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात ये तय योग्य हैं। देखिए, सब समझ लीजिए कि हमारे पहले राज्यकर्मी हम हो गए नियोजित। जब आप ही कहे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी आप ये शिक्षक योग्य हैं, अगला का डाइंग कैडर हमने कर दिया है और हम इसी तरह के शिक्षक बहाल करेंगे और इसी तरह के शिक्षकों को हम कंटिन्यू करेंगे भविष्य में। और जब मेरी इनकम बढ़ेगी, हम 1500 से इनको लाए हैं, 1500 से आज 25,000 दे रहे हैं और हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम इनका बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आज क्या कारण हुआ कि ठीक 17 सालों के बाद जब आपकी स्थिति अच्छी हो गई, आप, अच्छी बात है कि आप राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, तो जब राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं तो हम 17 सालों में क्या गुनाह किया? क्या हम लोग उस समय योग्य थे? सुप्रीम कोर्ट में जब हम थे योग्य थे और अब हम अयोग्य हो गए। ये सरकार ठगती है। देखिए, जब स्वाभाविक है, जब हम 17 साल से हैं, 17 साल के बाद हम जब फ्रेशर के साथ जाएंगे और हम बहाल भी हो जाएंगे तो फिर क्या मेरा 17 साल का क्या होगा? हमारी लड़ाई इस बात की है कि 17 साल जो हम इंक्रीमेंट पा चुके हैं, फिर हम जाके 0 पर शुरू हों। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, जो वेतनमान चालू किया है वो 31,000 रुपया, 30,000 तो हम पा रहे हैं। 30,000 मेरा मूल स्केल है। बहाली होते होते हम 31,000 पर चले जाएंगे और 31,000 पर हम बहाल होकर हम कहाँ जाएंगे? हम शेखपुरा जाएंगे, भभुआ जा सकते हैं, क्योंकि निश्चित तो है ना कि कहाँ, जब राज्यकर्मी होगा तो किसी भी जिला में जाना होगा। और हम यहाँ भी घर में सारे 17 साल से अपने सारे लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो उसमें जाएंगे। तो ये कहीं आज तक कहीं भी नियम नहीं है कि किसी भी नौकरी में जाने के बाद उनका पिछला वाला ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात कि जो नई नियमावली लाए हैं, आज तक किसी भी विभाग में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में ऐसी नियमावली नहीं आती है कि नियमावली आ जाई तो पीछे वाले लोगों पर प्रभावित हो जाती है। जैसे डीएम का कोई नया कैडर बना तो क्या पीछे वाला डीएम साहब को नहीं मिलता है सुविधा? इसलिए ये हम लोग को जानबूझ करके हम शिक्षकों के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं धोखाधड़ी? आपके बिहार सरकार कर रही है, और कौन करेगी? जो नियमावली लाया है और कौन करेगा? बिहार सरकार आपसे बिल्कुल हमसे डरी नहीं है और ना मैं उनसे डरी हूँ। जी।
बस हम शिक्षकों को सरकार से अपनी मांग रखनी है। मांग रखने के लिए हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है कि हर कोई अपना एक संगठन बनाकर, अगर सरकार मेरे लोकतंत्रीय नियमों के खिलाफ कुछ करती है तो सरकार से हम अपना आवाज़ उठाते हैं। अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक स्थल भी निश्चित होती है जहां जाकर हम सरकार को अपनी दुखड़ा सुनाते हैं, क्योंकि वो 5 साल के लिए मेरे राजा होते हैं। जब उस स्थल पर हम जाते हैं, उस स्थल पर भी वो हम अपनी आवाज़ उठाने नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि आप यहाँ से भी उठ कर जाइए। ये लोकतंत्र के लिए कहाँ इंसाफ है? आप बताइए मैडम, आपको धरना पर बैठने नहीं दिया जाता है, क्या कहते हैं इस पर? ये तो मौलिक अधिकारों का सरासर हनन है। अपनी बात हर व्यक्ति को सशक्त तरीके से रखने का अधिकार है। अब पता नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो उनके सलाहकार हैं उनको किस बात की चिंता हुई जो धरना स्थल भी हम लोग से छीन लिया गया, जबकि हमारा नैतिक मौलिक जो भी कहिए वो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हमको एक क्षेत्र मिलना चाहिए जहां हम अपने असंतोष को स्वतंत्र रूप से जाहिर कर सकें और सरकार भी उस त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोगों के अधिकारों के आधार पर उसको संशोधन कर सके। तो वो हमारा जो स्थान है वही छीन लिया गया है हमसे। तो हम लोग मजबूर हैं यहाँ पर बैठने के लिए, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री जो हैं उनकी पत्नी भी हमारे यहाँ शिक्षिका हैं पटना में। जी जी, उनसे भी टेस्ट लेना चाहिए। जितना वो बोलते हैं, जितना उनको नॉलेज है, उनकी पत्नी भी हम लोगों के साथ टेस्ट दें। अभी बृषण पटेल थे, उनके परिवार के 6 सदस्य हमारे साथ शिक्षक हैं। सब लोग शिक्षा, वो सुप्रीम कोर्ट से आए लोग, वो लोग भी अगर परीक्षा देते हैं तो हम लोग बहुत खुश होंगे। अगर उनकी कॉपी हुई हमारे साथ दें, अगर वो पास कर जाते हैं अच्छी बात। कौन है शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी कौन है? अच्छा, शिक्षा मंत्री आप सब लोग जानते कौन है? नहीं, आप खुल के बोलिए। नहीं, चंद्रशेखर शायद नाम है, और जो वो कुरान और रामायण के बीच में लगे रहते हैं वही शिक्षा मंत्री हैं। आज मेरा 6ठा दिन है। 3 दिन तक सरकार के द्वारा जो नुमाइंदे उनके हैं, उनके द्वारा जो निर्गत पत्र के आधार पर हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठा था, अनुमति थी आगे तक के। फिर न जाने क्या कारण हुई कि सरकार आदेशित किया कि इनका धरना स्थल को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। उसके बावजूद भी कल भी हम लोगों ने हमारी प्रतिनिधिमंडल गई थी और जा कर के बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हम धरना स्थल आपको स्वीकृति नहीं देंगे। तो लाचार होकर के बैठ होकर के आप देख रहे हैं कि हम अपने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक कमरे में कैद होकर के प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कर रहे हैं। कमरा में बंद होकर शिक्षक लोग धरना दे रहे हैं और राजकर्मी के दर्जा के मांग कर रहे हैं, और 2023 में नया जो नियमावली आई है उसको ये विरोध कर रहे हैं। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।